Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के जो बचा हुआ पोर्शन है MD यानी कि मीन डेविएशन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इन तीनों को कवर किया है। अभी तक जो हमने पिछली वीडियोस जो डाली हुई हैं उसमें रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इन तीनों को हमने कवर किया हुआ है। और यहाँ हमने मीन जो है डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों को कवर किया है, साथ में वेरिएंस को भी थोड़ा डिस्कस किया है। ये जो हमारे तीनों पार्ट्स थे 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो थे वो बेस्ड थे स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल अमंग देमसेल्व्स, जो कि जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की वो आपस में कितनी स्कैटर्ड है। पर जो मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये दोनों वैसे डिस्पर्जन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जो हमें ये बताते हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास जो भी हमारी अदर वैल्यूज हैं वो कितनी डेविएट हो रही हैं या किसी स्पेसिफिक पॉइंट से वो कितनी दूर है। तो चलिए इनको समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम जो है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये जो इसका डेफिनेशन का मेन टर्म ही है। रूट माने स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट, और यहाँ पर हमें मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मीन किसका कैलकुलेट करेंगे? जो हमने डेविएशंस लिए हैं, जो अंतर पता किया है उनका पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको ना उल्टा आप समझिए। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डेफिनेशन लिखते हैं उसमें ये टर्म ज़रूर आता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? डेविएशंस पता करने हैं। डेविएशंस पता करने के बाद में उन सभी डेविएशंस का आपको स्क्वायर करना है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब जो स्क्वायर करके आंसर आया उन सभी का आपको मीन लेना है, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब मीन के बाद में जो हमारा मीन आया इन सबको करने के बाद में उसका आपको फोर्थ स्टेप पे क्या कर देना है? अंडर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यहीं पर ख़त्म हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। पर इसको और आगे समझते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम नेगेटिव को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास 4 है स्क्वायर रूट के अंदर में, तो उसे बाहर हम अगर जो आएगा इसका आंसर वो आएगा +-2। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारा कैसा स्क्वायर रूट है? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, वहाँ पर हम केवल प्लस को कंसीडर करेंगे, माइनस को कंसीडर उस केस में नहीं किया जाएगा। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स। किसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है? मीन का ऑफ द स्क्वायर्स। और मीन भी हमने किसका लिया? स्क्वायर्स का। और वो कौन से स्क्वायर्स थे? ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। अब इस डेफिनेशन को हम और समझेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने यहाँ पर ये जो बनाया है ये हमारा सिग्मा का साइन है। सिग्मा इक्वल्स टू SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका आंसर है, देखिए D हमने डेविएशंस लिए, उसका स्क्वायर किया सम करके, और यहाँ पर n के थ्रू उसका हमने ये मीन फाइंड आउट कर लिया और उसका अंडर रूट कर दिया। जो ये वाला रेड से हमने यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब ही कि हमने D पता किया। फिर दूसरा हम बोल रहे थे स्क्वायर, उन सारे D's का स्क्वायर किया। D स्क्वायर करने के बाद समीशन और n से हमने क्या कर लिया? उसका समीशन किया, मतलब सम निकाला, और अपॉन n यानी कि मीन फाइंड आउट कर लिया। तो मीन भी हो गया, और फिर उसका बाद में हमने अंडर रूट ले लिया। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब इसमें जो D है वही सेम है हमारा x-m, बस अंतर इतना आ जाएगा यहाँ पे कि x-m मोड में नहीं है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिया है सभी साइंस को कंसीडर करते हुए। देखिए, हमारा जो ये फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था सम, उसी को हम कंसीडर करेंगे। जो हमारा मीन आ रहा था वहाँ पर 6 आ रहा था इस डेटा के लिए। अब हमारा जो फॉर्मूला है ये है, इसमें हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? D कैलकुलेट करने के लिए हमने x-m किया, ये हमारे सारे D's आ गए। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इन सारे D's का हमने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये आंसर्स आ गए। इनका हमने जो है सम किया, यानी कि समीशन, ये जो E लिखा हुआ है इसको बोलते हैं समीशन। सम किया यानी कि 44 आ गया। इस 44 वैल्यू को हमने यहाँ रखा समीशन D स्क्वायर के प्लेस पे, डिवाइड किया n से, तो आंसर आया 4.4। अब इसका अंडर रूट जब हमने लिया तो आंसर आया 2.09। ठीक है, ये हम अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम में ऐसे सम्स नहीं आते हैं जहाँ पर आपको इतना जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े।
तो आप स्क्वायर रूट की चिंता नहीं कीजिए, आप अभी समझिए कि हमने क्या किया है। एग्जाम में केवल ये भी आ सकता है कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ हो तो आप आंसर बता दें कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 आ रहा है क्योंकि अंडर रूट में रहेगा। या आंसर ये भी आ सकता है कि जो है वेरिएंस 4 आ रहा है किसी डेटा का, ठीक है। अभी वेरिएंस वाला हम टर्म आपको बाद में बताएंगे, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा या -2 होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो -2 नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव आंसर हमारा 2 ही रहेगा। आप आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको एक सम सॉल्व करना है जो कि हमने इस वीडियो के लास्ट में आपको दे रखा है, जिसका कमेंट करके आप बताइए कि आपको कितना समझ में आया, और हमें भी पता चल जाएगा कि आपको क्या उसमें चीज़ कंफ्यूजिंग लगी या कितना आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस में कुछ एक रिलेशन होता है, वहीं से आपको वेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। डिटेल में हम आपको फर्दर एक वीडियो बना के उसमें समझा देंगे। देखिए, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। मतलब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता है तो हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। पर अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को पता करने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ता है। तो अगर हम केवल अंडर रूट ना करें, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा वेरिएंस ही आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें फाइंड आउट करना है और वेरिएंस दे रखा है तो हम क्या करें, वेरिएंस का अंडर रूट कर लें, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको और समझेंगे। अभी हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं, वेरिएंस का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अंडर रूट करके फाइंड आउट किया, ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। और अगर हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें केवल अंडर रूट नहीं करना होगा, और अगर अंडर रूट करके हमारे पास वैल्यू है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये था, तो वेरिएंस का फॉर्मूला इसके विदाउट अंडर रूट हो गया, यानी कि यहाँ से हमने जो रूट है वो इसमें से हटा दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो गया, 4.4 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 4.4 अंडर रूट में आ रहा था, अभी देखिए, ठीक है। जो भी हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था वहाँ पर अंडर रूट 4.4 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ 2 पॉइंट समथिंग आ रही थी। तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो वेरिएंस आया, वेरिएंस कितना आया उसका, फिर 4.4 उसका वेरिएंस आ गया। मतलब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय अंडर रूट ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो अभी सम कैलकुलेट किया था उसमें सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 4.4 आ रही थी, और अगर हम उसका अंडर रूट ना करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। अगर वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमारा वेरिएंस हो गया 4.4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, इसका एक और जो टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएंस नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसडी पर बेस्ड होता है ये। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एसडी लिया, पहले एसडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस डिवाइड कर देंगे मीन से, जैसे कि हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में किया था कि मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे मीन से। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो एसडी आ रहा था वो 2.09 आ रहा था, और उसके लिए अगर जो मीन हमने लिया था जिससे डेविएशन पता किया था वो था 6, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा 2.09 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.34। इसको हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं कि 34% जो है वेरिएशन आ रहा है हमारे पूरे डेटा में, ठीक है। और ये जो वेरिएशन वाला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कब यूज़ करेंगे, जब हमें दो अलग अलग डेटा को कंपेयर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस चीज़ में, आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इसका कुछ मेरिट्स होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, बहुत अच्छा एंड एक्यूरेट मेजर है ये। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइन होता है, इसकी डेफिनेशन फिक्स रहती है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जब भी हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है तो हमें सारे ऑब्जर्वेशन की नीड होती है, नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर हमने एक ही डेटा का बार बार सैंपल लिया है तो उन अलग अलग सैंपल्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, लगभग सेम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब फिर बता दें कि जब भी हमने डेटा को जो है उसके एक पूरा पॉपुलेशन में से, सेम पॉपुलेशन में से अलग अलग सैंपल लेकर उन पर जो है अपना जो भी डेटा या जो भी स्टैट्स लगाई, तो उसके कारण जो अंतर आते हैं या वो जो हमने किया वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन कहलाएगा।
एक ही पॉपुलेशन में से अलग अलग सैंपल्स लेके उन पर एनालिसिस करना, ठीक है। कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, जैसे कि अभी तक हमने सारी आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का बताया कि हम वहाँ पर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, पर स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर आप फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक ही डेटा के 2 पार्ट्स करके आपने वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू आप उन दोनों को मर्ज करके ऐड करके आप बता सकते हैं कि अगर सैंपल 1 एंड सैंपल 2 का जो हमारा आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था, तो अगर हम सैंपल 1 और सैंपल 2 को मर्ज करके एक ही सैंपल माने तो पूरे सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका और जो है मेन चीज़ वो ये है, इट हैज़ डेफिनेट रिलेशनशिप विद अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जो इसके अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं उसके साथ में एसडी के फिक्स्ड रिलेशनशिप होती है। मतलब अगर आपको एसडी पता है तो आप एमडी पता कर सकते हैं, एमडी इक्वल्स टू मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ एसडी। अगर आपको एसडी पता है तो आप क्यूडी पता कर सकते हैं, क्यूडी इक्वल्स टू 2/5 ऑफ एसडी। और वाइसा वर्सा आप इसको चेंज करके भी पता कर सकते हैं। मतलब अगर एमडी पता है तो आप एसडी पता कर सकते हैं, क्यूडी पता है तो आप एसडी पता कर सकते हैं। पर ये वाला केस केवल तभी होगा जब जो आपका पूरा डेटा है वो एनपीसी को फॉलो कर रहा होगा या बहुत स्लाइटली फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि हम प्योर एनपीसी को फॉलो करता हुआ डेटा नहीं एज्यूम कर सकते। बट अगर हम कह रहे हैं कि बहुत स्लाइट फ्लक्चुएशन है, जो डेटा है वो बहुत हल्का सा स्क्यूड है या बहुत कम उसमें कर्टसिस है, तो वो अप्रॉक्स एनपीसी के पास है, तब हम ऐसी कंडीशन को पता करके अप्रॉक्स आंसर एसडी और एमडी के पता कर सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एसडी, एमडी एंड क्यूडी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एसडी सबसे बड़ा हमारा रहता है, देन एमडी आता है एंड क्वाड्रेंट डेविएशन सबसे छोटा रहता है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इन फॉर्मूलों को हम, ये जो आपको 3 चीज़ें बताई, इनको हम तभी यूज़ करेंगे जब डेटा एनपीसी को फॉलो कर रहा होगा या अप्रॉक्स उसके पास होगा। Should be used with interval ratio variables but is often used with ordinal level variables। इसको जो है हम यूज़ करना चाहिए इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स के साथ में। मतलब जो हमारा हायर रेशियो जो वेरिएबल है या हायर टाइप ऑफ डेटा होते हैं वो इंटरवल रेशियो डेटा टाइप है, ठीक है। तो उनके साथ में हमें यूज़ करना चाहिए या तो इंटरवल या रेशियो। बट ये कभी कभी ऑर्डिनल के साथ में भी हम जो है एसडी, ऑर्डिनल डेटा पर भी एसडी अप्लाई किया जा सकता है, बट नॉमिनल पर तो कैसे भी एसडी को अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज़ यूज्ड इन मैनी स्टैटिस्टिकल मेजर्स, और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जिनमें फर्दर इनको यूज़ किया जाता है एसडी को कैलकुलेट करके, उसी पर वो बेस्ड रहती हैं, जो कि हम आपको अपनी आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। अब देखिए इसकी जो डीमेरिट्स होती हैं वो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। बहुत डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर अगर डेटा बड़ा हो तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट है। कंपेरेटिव टू रेंज तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना। नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से अंडरस्टैंड में नहीं रहता है ये। इट गिव्स ग्रेटर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। यहाँ पर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है किसको? एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। रीज़न ये है कि देखिए अगर हमने ऑर्डर में अरेंज कर रखा है डेटा ऐसे करके 1 2 3 4, ये हमारा डेटा अरेंज्ड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बीच में जो वैल्यू आई हमारी, अगर मीन जो आएगा वो अप्रॉक्स 3.5 समथिंग आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो 1 और 6 में जो डिफरेंस देखेंगे 3.5 से, वो सबसे बड़ा होगा कंपेरेटिव टू इसके आसपास की वैल्यू को। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि डेविएशन आएगा 3.5 का 1 से, ये हम एक वैल्यू और इसमें कैलकुलेट कर दें तो हमारा जो मीन हो गया वो ऐड कर दें तो मीन हो गया हमारा 4। तो 1 और 4 का डिफरेंस आ गया 3, 2 और 4 का डिफरेंस आ गया 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 0, 5 और 4 का डिफरेंस 1 से सेम ही वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। यहाँ हमने साइन को कंसीडर नहीं किया है, और स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाएंगी कंपेरेटिव टू उसके पास वाली वैल्यूज़ के, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा वेटेज दिया जाता है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी इस डायग्राम से समझ में आ गई होगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड इट एग्जैक्टली इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस, और ओपन एंडेड क्लासेस में इसको फाइंड करना ही पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, तब जाके हम इसे कैलकुलेट
कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के कुछ पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों के अलावा वो हैं कि वो कब हायर होते हैं, कब लोअर होते हैं। तो देखिए, इनकी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, वो कब होती है, जब जो ग्रुप्स हैं वो हमारे डाइवर्स हों। ज़्यादा डाइवर्स माने उनमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा हेट्रोजीनियस हो, होमोजीनियस नहीं हो। और ऐसा केस कब आएगा, जब लार्ज सैंपल्स हों, या फिर जो डेटा पूरी पॉपुलेशन पे हम जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, ना कि एक सैंपल पर। डिक्रीज एज डाइवर्सिटी और वेराइटी डिक्रीजेस आर लोअर फॉर मोर होमोजीनियस ग्रुप एंड स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, और ये कम तब होते हैं जब इनकी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, या जो वैरायटी है वो गिर जाएगी या कम हो जाएगी, कम वेरिएशन है, कम वैरायटी है हमारे पास, तब जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू कम होती है। और साथ में इसको हम कह सकते हैं कि जब ग्रुप हमारे होमोजीनियस है या बहुत छोटे सैंपल पे हम ले रहे हैं, डेटा बहुत कम है, तब जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू कम रहती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, लोएस्ट वैल्यू जो पॉसिबल रहेगी आर एंड एस के लिए, यानी कि रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के लिए, वो हमारी रहेगी 0, सबसे लोएस्ट वैल्यू, यानी कि नो डिस्पर्जन। माइनस में ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगी किसी भी डिस्पर्जन के लिए। आई होप आपको ये चीज़ हमारी जो है वो समझ में आ गई होगी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब ये जो सम है आप इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बतानी है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, एंड साथ में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। और आपका कमेंट करके बताना है कि आपको ये इसका आंसर क्या है। एंड आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत टाइम बाद हमने वीडियो अपलोड कर पाए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। थैंक यू।